अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है ये उर्दू सेकंड ईयर की किताब में एक अहम सबक है। नावल का एक हिस्सा दिया गया है जो सबक के तौर पर मुतारिफ़ करवाया गया है। ये मोहम्मद बिन कासिम के उन्वान से नावल का एक हिस्सा मौजूद है। यहाँ पर एक एपिसोड है, एक हिस्सा है जिसके मुसन्निफ़ नसीम हजाज़ी हैं। नसीम हजाज़ी के मुतालिक हम कुछ बातें जानेंगे, उनके मुतालिक तारुफ आपको करवाया जाएगा और उर्दू के रज़मिया नावल निगार नसीम हजाज़ी की नावल निगारी की जो खसूसियात हैं, उसके जो तखस्सुसात हैं, उन पर भी बात की जाएगी, मौज़ूई हवाले से भी और फ़नी हवाले से भी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रज़मिया नावल क्या होता है। इसको अंग्रेज़ी में एपिक नावल कहते हैं। जिस तरह एपिक पोइट्री होती है यानी रज़मिया शायरी होती है जो जंग जदल के हवाले से होती है, जंग और जदल और क़िताल के हवाले से जो शायरी होती है उसे रज़मिया शायरी कहते हैं। इसी तरह वो नावल, वो कहानियाँ, वो अफसाने या वो ड्रामे जिनके अंदर रज़्म व बज़्म के किरदार हों, जिसके अंदर जंगो जदल के किरदार हों, जिसके अंदर क़िताल के किरदार हों, जिसमें जंगों के सीन दिखाए गए हों, जिसमें जंगों के मनाजिर हों, जंगों का तज़किरा हो या कोई जंग जुओं की मुहिम्मात हों, तो उन्हें हम रज़मिया नावल कहते हैं। तो एक ऐसा नावल जिसका प्लाट कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी वाक़यात की जो तरतीब है, जिसका प्लाट जंगजू हालात वाक़यात से बुना गया हो। बुनना मतलब वीव करना उसको, यानी उसको बनाना। तो जिसका प्लॉट जो है वो जंगी और मुहिम्माती किस्म के हालात वाक़यात से बुना गया हो, उसे हम रज़मिया नावल कहते हैं। उर्दू में रज़मिया नावल की मिसाल नसीम हिजाज़ी से पहले नहीं मिलती। नसीम हिजाज़ी ही वो वाहिद नावल निगार हैं जिन्होंने उर्दू नावल निगारी को रज़मिया नावल से मुतारिफ़ करवाया। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये वो नावल हैं जिनके ऊपर हॉलीवुड की रज़मिया नावल वो होते हैं या वो नावल हैं जिनके ऊपर हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री बेस करती है। यानी पूरी की पूरी जो हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जितने भी हिस्टोरिकल किस्म की फिल्में बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं रज़मिया नावल के प्लॉट के ऊपर बनाई गई हैं। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो रज़मिया नावल ही के ऊपर हूबहू बना दी गई हैं। इसी तरह रज़मिया नावल की कमी थी उर्दू अदब के अंदर, तो वो नसीम हजाज़ी ने आकर पूरी कर दी। तो नसीम हजाज़ी को रज़मिया नावल का मुतारिफ़ करवाया जाने का क्रेडिट दिया जाता है। उनके बारे में जितने भी तासुबात हैं वो एंटी रिलीजियस किस्म के लोगों के हैं, यानी वो हैं जो मज़हब को बुरी निगाह से देखते हैं या मजहबी ख्यालात से हम आहंगी नहीं रखते। ऐसे लोग हैं जो मज़हब के ख़िलाफ़ चलते हैं। वो नसीम हिजाज़ी को तानो तशनी का निशाना बनाते हैं कि ये जंगी हालात और जंगी किरदार और उनके जो हीरोज़ हैं वो जंगी और तवाना और बहादुर और कश्त खून के रसिया होते हैं, इसलिए माशरे के अंदर बदअमनी फैला रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंग हो या अमन हो, तारीख जब उसको अपने आईने में उतारती है तो उसके अंदर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाती। तो तारीख के ऊपर मबनी ये नावल हैं जिनमें किसी किस्म की मैनिपुलेशन या किसी किस्म की तब्दीली या टेम्परिंग जो है वो नहीं की गई है, बल्कि जिस तरह तारीख थी, मोहम्मद बिन कासिम मिसाल के तौर पर नावल है नसीम हजाज़ी का, तो मोहम्मद बिन कासिम की जो तारीख थी उसी तरह उसको बयान कर दिया गया है और उसको मुकालमाती सतह के ऊपर और प्लॉट की सतह के ऊपर, वाक़यात की सतह के ऊपर, कहानीकारी की सतह के ऊपर नसीम हजाज़ी ने अपने तख्लीकी जहन में से गुजारा है। और उसके बाद जब उनके कलम से वो कहानी निकली है मोहम्मद बिन कासिम की, तो वो इतनी सहर अंगेज़ कहानी है कि पढ़ने वाले को अपने सहर के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। नसीम हजाज़ी सन 1914 में गुरदासपुर में पैदा हुए थे। उनका असल नाम शरीफ हुसैन था। रिवायत है कि स्कूल के ज़माने में एक मरतबा उनके उस्ताद ने जब उनको बताया कि अराई, चूँकि अराई कबीले से थे, कि अराई कबीला सरजमीन हिजाज से हिंदुस्तान आया था, यानी अरब से आया था, तो वो अपनी बरगुज़ीदगी से इतना मुतासिर हुए, यानी अरब होने की वजह से वो इतना मुतासिर हुए कि ख़ुद को हजाज़ी लिखने लगे। अपने नाम के साथ हजाज़ी लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने 1996 में रावलपिंडी के अस्करी शहर में वफ़ात पाई। यानी रावलपिंडी का अस्करी शहर फ़ौजी शहर है, यहाँ पर फ़ौजी छावनियाँ होती थीं, इसलिए इसको अस्करी शहर कहा जाता है। तो नसीम हजाज़ी ये उनका कलमी नाम है। उनका असल नाम जो है शरीफ मोहम्मद शरीफ हुसैन था।
नसीम हजाजी ने कुछ तंजिया किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से सफ़ेद जजीरा हमारी पसंदीदा तरीन किताबों में से एक है, लेकिन उनकी असल वजह शोहरत उनके अस्करी तारीखी नावल निगारी है। तारीखी नावल हैं, रज़मिया नावल हैं। ये किताबें पढ़े हुए कुछ मुद्दत बीत गई है, लेकिन याद पड़ता है कि उनके नावल मोहम्मद बिन कासिम, आखिरी मार्का, कैसर व कुसरा और काफिला हिजाज उस दौर के मुतल्लिक हैं जब इस्लामी सल्तनत फतूहात हासिल कर रही थी, जबकि यूसुफ बिन ताशफीन, कलीसा और आग, अंधेरी रात के मुसाफिर और शाहीन अंदलुस में मुसलमानों के जवाल के दौर के बारे में है। इसी तरह उनके नावल आखिरी चट्टान में चंगेज़ खान के हाथों ख्वारिज़म शाही सल्तनत की शिकस्त का माजरा रकम है। मुअज़्ज़म अली और तलवार टूट गई बरसगीर में अंग्रेज़ों के हाथों मुसलमानों की शिकस्त के मुतालिक। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर उनकी 2-3 डोमेन्स हैं नावल की, उनकी तारीखी रज़मिया नावल निगारी की 3 डोमेन्स हैं। एक हजाज की इस्लामी सल्तनत, यानी जो खुलफाए राशिदीन के बाद जो इस्लामी सल्तनतें उभरी हजाज के अंदर, वो तुर्कों की थीं या दूसरे मुसलमानों की थीं, अब्बासिया या उमैया की हुकूमतें थीं, उनके मतलब जो तारीखी करदार हैं, आदिल बहादुर नौजवान करदार हैं, जिहाद करने वाले हैं, तो उन्होंने उनके जज्बा जिहाद को नावल की प्लॉट के अंदर मैनिपुलेट कर दिया है, डाल दिया है। उसको पढ़कर हमारा खून एक तरफ जज्बा जिहाद से सरशार हो जाता है और खून अंदर से ठाठे मारने लग जाता है। इसी तरह उनकी ऐसे नावल भी जो हैं जो मंगोलों के दौर में इस्लामी सल्तनत के जवाल की कहानियां हैं। इसी तरह उनके तीसरे दर्जे के वो नावल हैं, तीसरी किस्म के वो नावल हैं जिनमें अंग्रेज़ों के हाथों मुसलमानों की शिकस्त की तारीख रकम कर दी गई है। वो दास्तान गम रकम कर दी गई है, वो दास्तान खून चिका दास्तान, खून के आंसू रुला देने वाली दास्तान रकम की गई है, जो अंग्रेज़ों के हाथों मुसलमानों की बेदर्दी के साथ सल्तनत का खात्मा हुआ है। उनके नावलों में आमतौर पर हीरो एक नहायत साले बहादुर फ़नून जंग का माहिर होता है, हुक्मरानों या सिपा सलारों की आंख का तारा होता है। ऐसा नौजवान होता है जो अपनी बहादुरी में बेमिसल बेमिसाल होता है, लामिसल बेमिसाल होता है। नावल की फ़िज़ा ऐसी सहर अंगेज़ होती है कि पढ़ने वाला जोश से भर जाता है और उसका बस नहीं चलता कि किसी करीबी काफिर से लड़ मरे। यानी इतना जज्बा जिहाद नसीम हिजाजी के नावलों में है कि अगर आप उनके नावल पढ़ लें तो आपका जो जज्बा जिहाद है वो आपको कुफ़ार के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर देगा। अब हम नसीम हिजाजी के उस नावल की तारुफ की तरफ चलते हैं। उस नावल का थोड़ा सा मैं तारुफ आपको करवा दूं जो हमारे सबक के तौर पर उस नावल का हिस्सा है। नावल तो नहीं है, उस नावल का एक बाब है, एक हिस्सा है जो हमारे सबक के तौर पर सेकंड ईयर की किताब में मौजूद है, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ये कौन था और इस्लाम के अंदर इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, मोहम्मद बिन कासिम कब आए हिंदुस्तान के अंदर और इस्लाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी, क्या इस्लाम के लिए उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं, इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है इस पैराग्राफ में। हम देखते हैं कि 712 को उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हजाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा था। यह हमला क्यों भेजा था, इसकी वजूहत आगे आएंगी। उस लश्कर ने मुल्तान तक के इलाके को फतह करके इस्लामी कलमरू में शामिल किया, इस्लामी रियासत में शामिल कर लिया। राजा ताहिर हाकिम सिंध ने मुसलमानों के साथ खाम खा की दुश्मनी शुरू कर दी थी। ये वजूहत थी। 22 हिजरी में मुसलमान मुजाहिदीन ईरान फतह करने के बाद मकरान पर हमला आवर हुए तो सिंधियों ने उनकी भरपूर मुखालफत की। मुसलमानों ने सिंध और मकरान पर मुतहदा लश्कर को शिकस्त दी, लेकिन इस वजह से मुसलमानों और हुकूमत सिंध के दरमियान अनाद का बीज बो दिया गया। फौरी वजह क्या थी और फौरी वजह जो मुहिम की थी, राजा दाहिर का डाकुओं की सरकूबी करने से इनकार, ये फौरी वजह जो है साबित हुई। तिजारत की गरज से कुछ मुसलमान ताजिर लंका में आबाद हो गए थे, यानी श्रीलंका जिसको कहते हैं। श्रीलंका के राजा के हजाज के साथ बहुत खुशगवार ताल्लुकात थे। यानी हजाज बिन यूसुफ मकरान और खुरासान का गवर्नर था बनी उमैया की हुकूमत के अंदर, और हजाज वैसे तो ये इंतहाई जालिम इंसान था और लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को इसने सिंध के हवाले से सिंध को फतह करने के लिए इसी ने भेजा था। तो हजाज बिन यूसुफ के अपने श्रीलंका का जो गवर्नर था उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो दोनों तरफा तिजारत होती थी, दोनों तरफ। उसने इन ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए कुछ कीमती तहाइफ और वफात शुदा ताजरों की बीवी बच्चे एक जहाज़ में सवार करके बसरा रवाना कर दिए श्रीलंका के गवर्नर ने।
लेकिन जब देबल के करीब पहुंचा, यानी कराची का पुराना नाम है, कराची के करीब पहुंचा ये, तो मेद कौम के कुछ डाकुओं ने उसे लूट लिया और औरतों को कैदी बना लिया। इन्हीं औरतों में से एक औरत ने हजाज के नाम दिहाई दी। इस वाक़या की इत्तला जब हजाज को मिली तो उसने फौरी कार्रवाई करने का इरादा किया। वो तो पहले ही ये पर तोल रहा था, तो उसे एक और मज़ीद वजह मिल गई। उसने ज़्यादा दाहिर को सामान वापस करने, यतीमों और औरतों को रिहा करने और डाकुओं को इस्लामी हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा किया, जो कि एक जायज़ मुतालबा था। ज़ाहिर है जिन्होंने लूटा और जिन्होंने लूट मार मचाई और जिन्होंने मुसलमान औरतों को अगवा किया, उनका सामान लूटा, ऐसे बेदर्द किस्म के दहशत गर्दों और डाकुओं को हुकूमत वक्त के सामने, आदिल बादशाह के सामने लाजमी तौर पर लाया जाना चाहिए था। और ये मुतालबा एक स्टेट का मुतालबा था, एक रियासत का मुतालबा था। लेकिन उसने बड़ा रूखा सा जवाब दिया राजा दाहिर ने, और कहा कि डाकुओं पर मेरा कोई इख्तियार नहीं और ना हम उनकी तलाश कर सकते हैं। जहाँ तक कैदी औरतों का ताल्लुक है, उन्हें तुम खुद ही छुड़ाने की कोशिश करो। हजाज ये जवाब सुनकर आग बगोला हो गया और फौरन फौजी कार्रवाई का इंतजाम किया। इस तरह राजा की हठधर्मी ने अरबों को सिंध पर हमलावर होने पर मजबूर कर दिया। तो गोया अरबों ने जो सिंध पर हमला किया था, यानी मोहम्मद बिन कासिम की सरकर्दगी में जो लश्कर भेजा गया था, जो 12,000 से भी जायद का लश्कर बाद में हो गया, तो ये लश्कर भेजने की जो वजूहात थी वो ये थी कि एक तो नाहिद नामी औरत थी, उसका ख़त पहुंचा हजाज बिन यूसुफ के पास, और फिर ये डाकुओं का पकड़ना और उनसे मुसलमान औरतों, बच्चों और मर्दों को छुड़वा कर देना और सामान देना, ये सारा इस सब से इनकार करना राजा दाहिर को महंगा पड़ गया। और उस वक्त चूँकि इस्लामी सल्तनत एक पावरफुल, एक ताकतवर हुकूमत थी, तो उस हुकूमत ने राजा दाहिर को सबक सिखाने की ठानी और उन मुसलमानों का बदला लेने की उन्होंने अज़म किया जो मुसलमान डाकुओं के हाथों, जो कि राजा दाहिर की मिली भगत थी, उनके हाथों गिरफ्तार हुए थे। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से आया और उसने देबल को फ़तह किया और मुल्तान तक किला को फ़तह किया। ये सारी कहानी जो है इस नावल के किस्से में मौजूद है और बड़े रज़मिया अंदाज में और बड़े खूबसूरत उसलूब बयान के अंदर नसीम हजाजी ने इसको बयान किया है। हमारा ये जो सबक है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि इससे एक तो MCQs भी आते रहते हैं और दूसरा इसका खुलासा भी आ सकता है और उसकी तशरीह भी आ सकती है। तो तीनों हवालों से ये सबक इंतहाई अहम है। लिहाजा इस सबक को जितना अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए, उतना इसको तलबा तैयार नहीं करते। इसी वजह से इस सबक में बहुत सारी गुंजाइशें उनके इम्तिहान में बाकी रह जाती हैं। तो इन सब कमियों को, कोताहियों को दूर करने के लिए हमें पहले से ही, यानी कोर्स के शुरू में ही हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो एक तो नावल है, जहाँ तक इस नावल का ताल्लुक है, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, ये नेट पर, इंटरनेट पर भी मौजूद है और किताबों की सूरत में भी बाज़ार में मौजूद है, ताकि आपको पूरे हालात और वाक़यात से वाक़फ़ियत हासिल हो जाए। मुख्तसरन हमने खुलासा बयान कर दिया है और उसका तारफ़ दे दिया है कि ये सबक जो है, नावल का हिस्सा जो है, ये किसके मुतल्लिक है और इसमें क्या बयान हुआ है, इसके क्या मौज़रात हैं, इसके क्या कंटेंट्स हैं और इसी तरह इसकी क्या मशमूलात हैं। तो हमने ये सारे चीज़ें बयान कर दी हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि नसीम हजाजी की नावल निगारी के साथ साथ उनके नावल मोहम्मद बिन कासिम को भी समझा जाए। तो इसको समझने के लिए हमें पूरा नावल जो है उसका, जहाँ तक तलबा का सवाल है, तो उन्हें ये पूरा नावल जो है पढ़ना चाहिए और ये पढ़ने के लिए हम रेकमेंड करते हैं, ताकि मोहम्मद बिन कासिम और उनकी फतूहात वगैरह से जो हिंदुस्तान में हुई हैं, उससे कमा हक़हू हम अपनी नस्ल को, अपने आप को आगाही दें और अपने आने वाली नस्ल को आगाही दें कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक अदल पर, इस्लामी अदल पर मबनी हुकूमत कायम की थी। उनके बारे में जितने भी मनफी आरा हैं, उनका कला कमा हो सके। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। वस्सलाम।